नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर वीक आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आता हूं, जिसमें हम पिछले सप्ताह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इस क्लास में दोस्तों करंट अफेयर्स के साथ साथ उन्हीं क्वेश्चन से संबंधित जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं सारणी पर किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं पिछले वीक से। खेल से इस बार दोस्तों हमने 8 क्वेश्चन लिए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के साथ में आज 5 क्वेश्चन हैं। स्थान से 4 क्वेश्चन हैं। पुरस्कार से इस बार 7 क्वेश्चन लिए गए हैं। डिफेंस की बात करें तो डिफेंस से 2 क्वेश्चन हैं। योजना से 2 क्वेश्चन हैं और लास्ट में मिक्स क्वेश्चन जो विविध से हैं वो 7 क्वेश्चन हैं। टोटल 35 क्वेश्चन हैं। देखते हैं, शुरुआत करेंगे हम खेल के साथ में। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे खेल के क्वेश्चन। आज के पहला सवाल देखते हैं खेल का। हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के ऑफिशियली रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? दुनिया के सबसे कम उम्र के ऑफिशियली रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शन आपके सामने है। पवनदीप सिंह, नवदीप जैन, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा और राघव अरोड़ा। 4 ऑप्शन हैं, आपको राइट आंसर टिक करना है। उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन के साथ में इस क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। चलिए देखते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा आपका, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा दुनिया के सबसे कम उम्र के ऑफिशियल रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए। कहाँ से हैं ये? भारत के हैं। और ये 3 वर्ष 7 माह के करीब इनकी एज है। मध्य प्रदेश के निवासी हैं और ये दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, इनसे पहले 3 वर्ष 8 माह के थे, भारत के ही। उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन्होंने। और अब सबसे कम उम्र के जो ऑफिशियल रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने हैं वो कौन बने हैं? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बने हैं। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों फिडे की, तो ये शतरंज की वैश्विक शासी संस्था है जो आधिकारिक टूर्नामेंट रैंकिंग और नियमों की देखरेख करती है। हम बात कर रहे हैं फिडे की, तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 पेरिस फ्रांस में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसका एक आदर्श वाक्य माना गया है, हम एक परिवार हैं। सदस्य की बात करते तो इसमें दुनिया भर के 200 से अधिक राष्ट्रीय शतरंज महासंघ इसमें शामिल हैं। और फुल फॉर्म की बात की जाए तो फेडरेशन इंटरनेशनल डैश HX इसका फुल फॉर्म होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? राजगीर, जयपुर, चेन्नई या फिर अहमदाबाद? स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन, यानी तो ये तो तय हो गया है कि भारत में ही है। 4 ऑप्शन जो आपके भारत के हैं, तो ये भारत के किस शहर में इसका आयोजन किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? ऑप्शन आपका सी राइट होगा, चेन्नई में। आयोजन की बात करें तो चेन्नई तमिलनाडु में 9 से 14 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया है स्क्वैश विश्व कप का। और इसमें लगभग 12 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 12 देशों ने इसमें भाग लिया है और प्रत्येक टीम से 2 पुरुष और 2 महिला, यानी कि जिस देश से कोई खिलाड़ी खेलने आया है उसमें 2 पुरुष हैं और 2 महिला खिलाड़ी है। ठीक है, भारत लगातार तीसरी बार इसका आयोजन कर रहा है। ठीक है, तो स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत में किया गया है। शहर की बात की जाए तो चेन्नई तमिलनाडु में। कब से कब तक? 9 से 14 दिसंबर तक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 पुरुषों का है का खिताब जीता है? जूनियर हॉकी विश्व कप पुरुष वर्ग की बात कर रहे हैं, तो किसने खिताब जीता है? भारत, स्पेन, जर्मनी या फिर फ्रांस ने? बताइए किसने जीता है जूनियर हॉकी विश्व कप? तो किसने जीता है? ऑप्शन सी राइट होगा, जर्मनी ने। आयोजन की बात की जाए तो चेन्नई, भारत में इसका आयोजन 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया था। और इसमें जो जूनियर हॉकी विश्व कप का जो चैंपियन बना है वो कौन बना है? जर्मनी बना है। ठीक है, जर्मनी ने किसको? स्पेन को शूट आउट में 3-2 से हराकर 8वीं बार जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप जीता है। ठीक है, तो गोल्ड मेडल की बात की जाए तो जर्मनी के पास है, सिल्वर मेडल स्पेन के पास है और ब्रॉन्ज मेडल हमारे पास है। किसको हराकर? भारत ने अर्जेंटीना को 4-2 से हरा करके कांस्य पदक अपने नाम किया है। हम बात करें
इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी कि FIH के अध्यक्ष की तो तैयब इकराम इसके अध्यक्ष हैं। मुख्यालय की बात की जाए तो लोजेन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय पड़ता है और स्थापना कब हुई थी 1924 1924 में जो FIH है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है लोजेन स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है जर्मनी ने। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, 4, 5, 8 या फिर 10। तो कितने जीते हैं बताइए। ऑप्शन बी राइट होगा आपका, 5 पदक जीते हैं। आयोजन की बात की जाए तो थाईलैंड पटाया में इसका आयोजन किया गया था। और आयोजक की बात की जाए तो इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इक्वेट्रियन स्पोर्ट्स या फेडरेशन इक्वेस्ट्रे इंटरनेशनल द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पर किया गया था, पटाया थाईलैंड में। और भारत ने कुल 5 पदक जीते हैं। इसमें कितने पदक जीते हैं 5, जिसमें 1 गोल्ड है, 4 सिल्वर पदक है। ठीक है, हम बात करें FEI यानी कि एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप की अध्यक्ष की तो इंगमार डी वोस इसका अध्यक्ष है। मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर की बात की जाए तो लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी FEI की 1921 यानी कि एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप की बात करें तो इसमें भारत ने कुल 5 पदक जीते हैं। आयोजन की बात करें हम तो पटाया थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है, इंग्लैंड, भारत, हांगकांग या फिर मिस्र ने। तो आयोजन की बात करें तो कहाँ किया गया था, चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। और इसका जो चैंपियन बना है वो कौन बना है, अपना देश भारत। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है, भारत ने जीता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था 2 पुरुष और 2 महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करती है, किसी भी देश का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो 2 पुरुष और 2 महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं। और इसका जो चैंपियन बना है वो भारत बना है। आयोजन चेन्नई में किया गया था। भारत ने किसको हराया है, हांगकांग को 3-0 से हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप खिताब जीता है। ठीक है, भारत यह दूसरा वर्ल्ड कप मेडल है, भारत का दूसरा वर्ल्ड कप मेडल है। इससे पहले भारत 2023 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2023 में भारत ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब 2025 की बात की जाए तो भारत ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में गुवाहाटी मास्टर्स 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन आपके सामने है, अनमोल जैन, विनीत अरोड़ा, संस्कार सारस्वत और किशन मेहता। गुवाहाटी मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है, ऑप्शन सी राइट होगा आपका, संस्कार सारस्वत ने। ठीक है, दोनों भारत के ही थे। फाइनल में बात करें हम तो संस्कार सारस्वत ने किसको हराया था, मिथु शर्मा को। तो गोल्ड मेडल की बात करें तो संस्कार सारस्वत है जो भारत से हैं। उप विजेता यानी कि सिल्वर मेडल की बात करें तो मिथु शर्मा है जो कि वो भी भारत से ही हैं। तो ठीक है, तो ये अभी इसकी बात करें। इसके अलावा वीमेंस सिंगल्स की तो तुंग सिउ टोंग ये चाइनीज़ ताइपे से हैं। मेंस डबल्स की बात करें तो कांग खाई जिंग और इरॉन ताई ये मलेशिया से जोड़ी हैं। वीमेंस डबल्स की बात करें तो इसियाना सिहायरा मेडा और जिनजानी क्यूनारा नास्टाइन ये इंडोनेशिया से हैं। और मिक्स डबल की बात करें तो मारवाना फज्जा और एशिया प्रनाता ये इंडोनेशिया से। ठीक है, बात कर रहे हैं हम गुवाहाटी मास्टर्स 2025 में पुरुष एकल की, तो किसने जीता है, संस्कार सारस्वत ने। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 33वें साउथ ईस्ट एशियन गेम 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। संस्करण की बात करें तो 33वां संस्करण है साउथ ईस्ट एशियन गेम 2025 का उद्घाटन हुआ है। तो कहाँ हुआ है, भारत, कंबोडिया, थाईलैंड या फिर मलेशिया में। बताइए कहाँ हुआ है, थाईलैंड में। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड के बैंकॉक और चोनबुरी में 9 से 20 दिसंबर तक ये चलने वाला है। इसका उद्घाटन हो गया है। थाईलैंड के बैंकॉक और चोनबुरी में 9 से 20 दिसंबर तक ये चलने वाला है। उद्घाटन की बात की जाए तो 9 दिसंबर 2025 को राज मंगला नेशनल स्टेडियम बैंकॉक में हुआ है। इसमें 50 खेलों में प्रतिस्पर्धा होगी और इस खेल में 13,000 से अधिक के खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 33वां नंबर का संस्करण है ये। संस्करण की बात करें, संस्करण भी पूछ लिया जा सकता है आपसे कि 33वें नंबर का संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये थाईलैंड में किया गया है। क्लियर,
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप तो किसने जीता है? ये आपका डी ऑप्शन होगा, लैंडो नॉरिस ने। ठीक है, अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया था और उन्होंने मैक्स वेस्टरपेन को पछाड़ कर अपना पहला वर्ल्ड फार्मूला 1 जो खिताब है वो अपने नाम कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हम बात करेंगे प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन की। पहला सवाल देखते हैं इसका, 5 क्वेश्चन है इसके। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस द्वारा भारत में नया संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको टिक करना है। महासचिव कौन है संयुक्त राष्ट्र का? एंटोनियो गुटेरेस। उनके द्वारा भारत में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। वो किसे किया गया है? ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा सी, स्टीफन फ्रिशनर। स्टीफन फ्रिशनर को इसमें भारत में इनको नियुक्त किया गया है। हम बात करें दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। और महासचिव कौन है अभी वर्तमान में? एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पद पर कार्यरत है। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? अमित शाह, राजकुमार गोयल, विजय कुमार सिन्हा या फिर सीपी राधाकृष्णन जी? किसे किया गया है मुख्य सूचना आयुक्त? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, राजकुमार गोयल जी को। राजकुमार गोयल जी की बात की जाए तो AGMUT कैडर के 1990 बैच के ये सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं और इन्हें राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई गई है। ठीक है, तो भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त कौन हो गया है अभी? राजकुमार गोयल जी। क्लियर? आगे देखते हैं। हाल ही में मेटा इंडिया का नया हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी किसे नियुक्त किया गया है? अजय चौहान, अमन जैन, साइमन मिलनर और अमीन वहदात। तो मेटा इंडिया का नया हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी जो नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? ऑप्शन आपका बी राइट होगा, अमन जैन जी को। ठीक है, अमन जैन जी की बात की जाए तो भारत सरकार अमेजन और गूगल में 20 साल से अधिक इनके पास अनुभव है और इनको भारत सरकार द्वारा मेटा इंडिया का नया हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया यानी कि PCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जतिन गांधी, संगीता बरुआ पिसरोटी, आदित्य राजपूत, PR सुनील। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है बताइए? ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें बी, संगीता बरुआ पिसरोटी। संगीता बरुआ पिसरोटी को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब हम बात करें दोस्तों प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना की तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का कार्य क्या है? तो प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना है, नैतिक और जिम्मेदार पत्रकारिता को बढ़ावा देना है, मीडिया और नीति निर्माताओं के बीच संवाद का मंच प्रदान करना है। ये जो कार्य करता है वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया यानी कि PCI द्वारा किया जाता है और वर्तमान में इसका जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? संगीता बरुआ पिसरोटी जी को। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में शिवराज पाटिल जी का निधन हो गया है, उनका संबंध किससे था? शास्त्रीय नर्तक थे, वैज्ञानिक थे, राजनेता थे या फिर पत्रकार थे? तो कौन थे शिवराज पाटिल जी? उनका भी निधन हुआ है, वो एक राजनेता थे। ठीक है, शिवराज पाटिल भारत सरकार में गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, पंजाब के राज्यपाल और कई दूसरे प्रतिष्ठित पदों पर ये कार्य कर चुके हैं। अभी इनका हाल ही में देहांत हुआ है। हम बात करें इनका जो राजनीतिक कैरियर था
2004 से 2008 में ये भारत सरकार में गृह मंत्री के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, 1991 से 96 की बात करें तो उस समय लोकसभा के 10वें अध्यक्ष भी थे, और 2010 से 15 तक की बात करें तो ये पंजाब राज्य के राज्यपाल और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक भी रहे हैं। ठीक है, तो ये इनका हाल ही में देहांत हो गया है। आगे देखते हैं, प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अभी हम बात करेंगे स्थान से रिलेटेड क्वेश्चंस की। पहला सवाल देखते हैं स्थान से रिलेटेड का। 4 क्वेश्चन है इसमें। हाल ही में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR प्रोग्राम के तहत अपने इलेक्ट्रोल रोल्स का 100% डिजिटाइजेशन पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो SIR का जो कंप्लीट काम हुआ है वो पूरा करने वाला, डिजिटाइजेशन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर गोवा। तो कौन सा राज्य बना है बताइए? ऑप्शन ए राजस्थान बना है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के अनुसार प्रदेश में SIR के तहत 100% मतदाता सूची का डिजिटलीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य? राजस्थान। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो ज्ञानेश कुमार जी हैं। राजस्थान की बात करें दोस्तों तो राजस्थान के CM कौन है? भजन लाल शर्मा जी हैं। बीजेपी की इसमें सरकार है राजस्थान में, और राजस्थान जो है वो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, लगभग 1070 किलोमीटर 1070 किलोमीटर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है राजस्थान वो पाकिस्तान के साथ साझा करता है। सर्वाधिक जो सीमा साझा करता है वो राजस्थान का जैसलमेर जिला करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, असम या फिर तमिलनाडु। पूर्व सैनिक जो हैं उनके सम्मान में सैनिक तुझे सलाम ये पहल है, ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो किस सरकार द्वारा शुरू किया गया है? सी राइट होगा आपका ऑप्शन इसमें, असम सरकार द्वारा। ठीक है, शुभारंभ लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो कि असम के राज्यपाल हैं उनके द्वारा ये शुरू किया गया है। सैनिक तुझे सलाम कार्यक्रम विशेष रूप से 90 वर्ष से अधिक आयु के पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और वीर माताओं को सम्मानित करने पर केंद्रित है। ठीक है, उद्देश्य की बात करें तो देश की सेवा में योगदान देने वाले पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सम्मानित करना है। ठीक है, तो असम सरकार द्वारा ये सैनिक तुझे सलाम पहल को लॉन्च किया गया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? बिहार, तमिलनाडु, गुजरात या फिर राजस्थान में। तो अर्थ समिट जो है उसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहाँ किया है? ऑप्शन सी राइट होगा, गुजरात में। गुजरात की बात करें दोस्तों तो गांधीनगर गुजरात में इसका उद्घाटन माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा किया गया है। संस्करण की बात करें तो कौन सा संस्करण है? ये सेकंड यानी कि दूसरा संस्करण है। अमित शाह ने सहकार सारथी के तहत 13 से अधिक नई सेवाएं इसके माध्यम से शुरू की है। ठीक है, उद्देश्य की बात करें तो किस उद्देश्य से शुरू किया है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है और विकास के व्यवहारिक समाधान को तैयार करना है। ठीक है, तो अमित शाह जी द्वारा अर्थ समिट जो है, जो दूसरा संस्करण था ये, इसका उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभया ब्रिगेड पुलिस यूनिट बनाने की घोषणा की है? राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। यानी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभया ब्रिगेड पुलिस यूनिट बनाने की घोषणा किसने की है? किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? ऑप्शन सी, बिहार राज्य सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, CM की बात की जाए तो नीतीश कुमार जी द्वारा इसकी घोषणा की गई है। महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बिहार पुलिस ने सभी जिलों में अभया ब्रिगेड शुरू की है। ठीक है, यह ब्रिगेड वर्दी और सादे कपड़ों दोनों में काम करेगी। ठीक है, सिविल कपड़ों में भी घूमेंगी और वर्दी में भी घूमेंगी। तो महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान देने के लिए नीतीश सरकार द्वारा ये अभया ब्रिगेड पुलिस यूनिट की शुरुआत की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
स्थान से क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करेंगे पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन की। कितने क्वेश्चन है इसमें? 7 क्वेश्चन है। पहला सवाल देखते हैं आज के पुरस्कार का। हाल ही में चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार नितिन तोमर, मसाकी काशिवीरा, सुप्रिया साहू या फिर मरिया कोरिना मैचाडो। तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 की बात करें तो किसे मिला है? सुप्रिया साहू जी को मिला है। ठीक है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार की स्थापना 2005 में की गई थी और ये प्रतिवर्ष दिया जा रहा है 2005 से। प्रदानकर्ता की बात करें तो कौन देता है पुरस्कार? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी द्वारा हर साल चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 2025 की बात करें तो सुप्रिया साहू जी को मिला है। ठीक है। सुप्रिया साहू को इंस्पिरेशन एंड एक्शन श्रेणी में दिया गया है। ठीक है। इन्होंने प्लास्टिक कम करने, वन्यजीव संरक्षण और खास तौर पर टिकाऊ कूलिंग में उनके नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है। कोई रीजन होता है पुरस्कार देने से कि भाई किस रीजन से दिया जा रहा है, तो इन्होंने प्लास्टिक कम करने के लिए कार्य किए हैं, वन्यजीव संरक्षण और खास तौर पर टिकाऊ कूलिंग में उनके नेतृत्व में अच्छे योगदान के लिए ये जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार है 2025 का सुप्रिया साहू जी को दिया गया है। ठीक है। आगे देखेंगे। हाल ही में बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में एशिया पैसिफिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किस बैंक ने जीता है? 4 बैंक हैं, तो भारत का सर्वश्रेष्ठ जो बैंक का पुरस्कार है वो किसे मिला है? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी, बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB। बैंक ऑफ बड़ौदा को बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड यानी कि एशिया पैसिफिक द्वारा दिया गया है भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक। ठीक है। आयोजक की बात की जाए द बैंकर है ये, इसके द्वारा ये दिया जाता है। और बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया है। ठीक है। आगे देखेंगे। हाल ही में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड 2025 किस अभिनेत्री ने जीता है? रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड 2025 का जो खिताब मिला है वो किसे मिला है? रवीना टंडन, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण या फिर आलिया भट्ट। तो किसे मिला है? ऑप्शन आपका राइट होगा डी ऑप्शन, आलिया भट्ट जी को मिला है। ठीक है। आयोजन की बात की जाए तो जेद्दा सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया था। संस्करण की बात की जाए तो कौन सा संस्करण है? 5वें नंबर का संस्करण है। ठीक है। गोल्डन ग्लोब्स के अध्यक्ष हेलेन होहेन ने आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है। तो ये अवार्ड है आलिया भट्ट जी को मिला है। आगे देखेंगे। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? टाइम मैगजीन द्वारा ये टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 का जो पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है? तो राइट आंसर बताना है आपको। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन आपका इसमें डी होगा, लियोनार्डो डिकैप्रियो। ठीक है। टाइम मैगजीन द्वारा CEO ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार की बात की जाए तो नील मोहन को चुना गया है। ठीक है। CEO की बात की जाए तो नील मोहन जी को, और जो एंटरटेनर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 की बात की जाए तो लियोनार्डो डिकैप्रियो। ठीक है। अभिनेता हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी पशु कल्याण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी पशु कल्याण पुरस्कार किसे मिला है बताइए? ऑप्शन आपका राइट होगा डी, अनंत अंबानी। मुकेश अंबानी के लड़के हैं, इनको ये ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी पशु कल्याण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। आयोजन की बात की जाए तो अमेरिका में इसका आयोजन किया गया था। वन्यजीव संरक्षण में असाधारण योगदान के लिए ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी ने इन्हें वनतारा संरक्षण केंद्र, इनका जो वनतारा है संरक्षण केंद्र बना रखा है इन्होंने काफ़ी बड़ा, उसके संस्थापक हैं ये अनंत अंबानी। उनको प्रतिष्ठित ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से सम्मानित किया गया है। ठीक है। देख सकते हैं आप, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 का जो सम्मान मिला है वो किसे मिला है? ऑप्शन बी, रवीना टंडन जी को।
भारतीय अभिनेत्री है रवीना टंडन, इनको ये पुरस्कार मिला। ठीक है, पेटा की स्थापना की बात की जाए तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक की बात करें इसके तो इंग्रिड न्यूकर्क और एलेक्स पाचेको, ये इसके संस्थापक हैं। मुख्यालय कहाँ पड़ता है? नॉरफॉक वर्जीनिया, यूएसए में इसका मुख्यालय है। रवीना टंडन को यह सम्मान उनके लंबे समय से चले आ रहे पशु अधिकारों के प्रति समर्पण, मानवीय शिक्षा के समर्थन, वन्यजीव सुरक्षा के तहत लिए गए कई प्रयासों और सभी जीवों के प्रति करुणा को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार रवीना टंडन जी को मिला है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में एशिया के कॉरपोरेट परिदृश्य को आकार देने के लिए प्रतिष्ठित ACES 2025 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एशिया के कॉरपोरेट परिदृश्य को आकार देने के लिए पुरस्कार दिया जाता है, प्रतिष्ठित पुरस्कार है एसएस यानी कि ACES 2025 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ये किसे मिला है? तो किसे मिला है बताइए? ऑप्शन ए राइट होगा, डॉक्टर शार्दुल एस श्राफ को यह पुरस्कार दिया गया है। आयोजन की बात की जाए तो बाली के जिम्बरम में इसका आयोजन किया गया था। और शार्दुल अमरचंद्र की बात की जाए तो मंगलदास एंड कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। डॉक्टर शार्दुल एस श्राफ को उनके नेतृत्व, शासन उत्कृष्टता और कॉरपोरेट परिदृश्य पर दीर्घकालिक प्रभाव के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पुरस्कार से क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करेंगे डिफेंस से संबंधित क्वेश्चंस की। डिफेंस से कितने सवाल हैं? इस बार 2 क्वेश्चन लिए गए डिफेंस से। पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC A20 किस शहर में कमीशन किया गया है? तो ये कोलकाता, विशाखापट्टनम, कोच्चि या फिर कांडला में। तो कहाँ किया गया है ये? ऑप्शन बताइए। राइट, ऑप्शन सी कोच्चि। कोच्चि केरल में ये कमीशन किया गया है। निर्माता की बात की जाए तो कोलकाता स्थित टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड यानी कि TRSL द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, क्या विशेषता है इसकी? कैटामारन डिजाइन, बेहतर स्थिरता और समुद्री योग्यता, आधुनिक डाइविंग सिस्टम, तटीय बचाव और जलमग्न निरीक्षण के लिए इसको डिजाइन किया गया है। इसके निर्माण की बात की जाए तो TRSL यानी कि कोलकाता स्थित टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और इसको कमीशन कहाँ किया गया है? कोच्चि में। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में भारत ने अपना पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल यात्रीपोत वाणिज्य सेवा कहाँ लॉन्च किया है? तो ये पहला स्वदेशी रूप से निर्मित है हाइड्रोजन ईंधन सेल यात्रीपोत है ये वाणिज्य सेवा। ये कहाँ लॉन्च किया है? पटना, चेन्नई, कोच्चि या फिर वाराणसी में। कहाँ किया है बताइए? ऑप्शन इसमें राइट होगा आपका डी, वाराणसी में। डिजाइन और निर्माण की बात की जाए तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि CSL द्वारा इसका निर्माण किया गया है। पोत की पहली यात्रा को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नमो घाट से हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। ठीक है, उद्देश्य की बात करें तो अंतर्देशीय जल मार्गों में हाइड्रोजन आधारित प्रणोदन का प्रदर्शन करना है। ठीक है, तो भारत का यह पहला स्वदेशी रूप से निर्मित है हाइड्रोजन ईंधन सेल यात्रीपोत है जो कि CSL यानी कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है और इसको कहाँ लॉन्च किया गया है? वाराणसी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफेंस से कंप्लीट हो गए हैं। अभी योजना से संबंधित सवाल हैं। 2 योजना के क्वेश्चन है, उनको भी देखते हैं। पहला सवाल देखते हैं योजना का आज का। हाल ही में भारत की पहली पूर्णतः विद्युत चालित टग परियोजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? अमित शाह, सर्बानंद सोनोवाल, द्रौपदी मुर्मू या फिर नरेंद्र मोदी जी। तो भारत की पहली पूर्णतः विद्युत चालित टग परियोजना जो है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है बताइए? ऑप्शन आपका बी राइट होगा, सर्बानंद सोनोवाल जी। ठीक है, यह टग दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण यानी कि DPA कांडला गुजरात के लिए बनाई जा रही है। निर्माता की बात की जाए तो इसे अत्रे शिपयार्ड में बनाया जा रहा है और उद्देश्य की बात की जाए तो बंदरगाहों पर शून्य उत्सर्जन और स्वच्छ समुद्री संचालन को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये बात करें पहली पूर्णतः विद्युत चालित है टग परियोजना, ये भारत की पहली है। तो इसको सर्बानंद सोनोवाल जी ने इसको
लॉन्च किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में इम्फाल में सिटी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक समारोह में लगभग 1387 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? द्रौपदी मुर्मू जी, नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी या फिर अमित शाह जी। तो इम्फाल जो है वहाँ पर इसका कन्वेंशन सेंटर खोलने जा रहा है, उसमें लगभग 1387 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। ठीक है, मणिपुर में समावेशी विकास और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से ये इम्फाल मणिपुर में इसका जो है शुभारंभ किया गया है। जनजातीय विकास, कृषि, बिजली, पेयजल, शिक्षा, खेल, पर्यटन, सुरक्षा, शहरी विकास। ठीक है, इन क्षेत्रों में ये जो 1387 करोड़ रुपए की राशि है इनको आवंटन किया जाएगा। वहाँ पर अच्छे लोगों के दिनचर्या में जो कार्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए, जैसे कि बात की जाए कृषि के लिए बिजली मिलने वाली है, उनको पेयजल के लिए यानी कि साफ पानी मिलने वाला है, शिक्षा बेहतर हो सकेगी, खेल के अच्छे जो ग्राउंड है उनका जो निर्माण किया जाएगा, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। ये जो राशि है 1387 करोड़ रुपए की राशि इसको वहाँ पर लगाया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो कंप्लीट क्वेश्चन हैं बाकी के वो विविध में है। तो ठीक है, तो लास्ट पार्ट है आज के अपने करंट का विविध से। तो पहला सवाल देखते हैं विविध का, 7 क्वेश्चन है इसमें। हाल ही में सुजलाम भारत ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? गृह मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। सुजलाम भारत ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है बताइए? ऑप्शन आपका राइट होगा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। उद्घाटनकर्ता की बात करें, CR पाटिल जो हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। क्या उद्देश्य है इस ऐप को लॉन्च करने का? यह ऐप जल जीवन मिशन के तहत पारदर्शिता बढ़ाने, सामुदायिक भागीदारी मजबूत करने और बेहतर योजना बनाने के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, तो इसका उद्घाटन जो है जल शक्ति मंत्री जो केंद्रीय मंत्री है वो CR पाटिल जी, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्लियर, आगे देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक किस देश में खोला गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक खोला गया है रूस, जापान, चीन या फिर भारत में। तो कहां खोला गया है बताइए? ऑप्शन डी आपका होगा, अपने देश भारत में। ठीक है, भारत की बात करें तो स्थान कहां है? गलवान घाटी, लद्दाख। उद्घाटन किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा। ये गलवान घाटी वही है जहां पर 2020 में चीन के साथ जो झड़प हुई थी उसमें भारत के लगभग 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और चाइना के काफ़ी 60-70 के करीब बताते हैं, 60-70 करीब इसमें शहीद हो गए थे। वहाँ पर ये जो गलवान घाटी है वहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक बनाया गया है, खोला गया है। इसका जो उद्घाटन किया है अपने जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी द्वारा इनका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, क्या विशेषता है? यह भारत के रणभूमि दर्शन पहल का हिस्सा है और इसमें एक अखंड ज्योति संग्रहालय और गैलरी शामिल की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में किसे शामिल किया गया है? अभी हाल ही में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। किसे किया गया है बताइए? किसे किया गया है? ऑप्शन बी, दीपावली को। भारत का त्यौहार है दीपावली, इसको अभी सम्मिलित किया गया है। कुछ अन्य विरासतें हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। गुजरात का जो गरबा है उसको 2023 में शामिल किया गया था। दुर्गा पूजा है कोलकाता का, वो 2021 में शामिल किया गया था। कुंभ मेला 2017 में शामिल किया गया था। योग जो है उसको 2016 में शामिल किया गया था। रामलीला को 2008 में और छऊ नृत्य को 2010 में। दीपावली की बात की जाए तो दीपावली प्रतिवर्ष कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है और अब दीपावली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में यूनेस्को द्वारा इसको सम्मिलित कर लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? एक क्वेश्चन था ये पुस्तक का, इसी में हम देख लेते हैं इसको। अजय त्रिपाठी जी, सुमित मिश्रा जी, अभिजीत जोग या फिर विजय रावत जी। तो कौन है इसके लेखक? सी, अभिजीत जोग जी द्वारा। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने नई दिल्ली में अभिजीत जोग द्वारा लिखित पुस्तक भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी का विमोचन किया। ठीक है, यह पुस्तक भारत की प्राचीन सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्र की अवधारणा को उजागर करती है जो आधुनिक राष्ट्र राज्य से पहले की है। ठीक है, इसमें धर्म की
भारतीय परंपरा को कर्तव्य और जिम्मेदारी के आधार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ठीक है, तो इसके लेखक है अभिजीत जोग जी। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली यानी कि यूएनईए का 7वां सेशन किस देश में शुरू किया गया है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली का 7वां सेशन है वो किस देश में शुरू किया गया है? उरुग्वे, केन्या, भारत या फिर इटली। तो कहाँ किया गया है बताइए? केन्या में। स्थान की बात की जाए तो नैरोबी केन्या में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है, वहाँ पर इसका जो है जो 7वां सेशन ये शुरू किया गया है। अवधि की बात की जाए तो 8 से 12 दिसंबर तक ये चला था। संस्करण की बात की जाए तो 7वां संस्करण है। और विषय क्या था इस बार? एक लचीले ग्रह के लिए स्थायी समाधानों को आगे बढ़ाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की भुगतान प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया गया है? सिंगापुर, भारत, फ्रांस या फिर कनाडा। तो किस देश की है ये? भारत की। ठीक है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उनके द्वारा सबसे बड़ा जो रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया गया है वो भारत का यूपीआई है, उसको किया गया है। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई 129 अरब से अधिक लेन देन के साथ दुनिया का सबसे तेज, विश्वसनीय और सक्षम रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। ठीक है, तो इसमें रैंक फर्स्ट की बात करें तो इसमें कौन सा देश है? भारत आता है। अंतिम सवाल देखेंगे दोस्तों आज के सेशन का। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई से स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी पाने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन सा बन गया है? तो सिटी बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक या फिनो पेमेंट्स बैंक। तो कौन सा है ये बताइए? ऑप्शन आपका डी राइट होगा। फिनो पेमेंट्स बैंक जो है आरबीआई से स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी पाने वाला पहला पेमेंट्स बैंक बन गया। ठीक है, 2017 में इसका संचालन शुरू किया गया था। क्लियर? धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीक लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।